हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका साइंस के इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीआरई 4.0 के साइंस के जो संभावित क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कूलाम, ओम, जूल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो ओम होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा जिसे आई से डिनोट करते हैं और उनके सिरों के बीच विभवांतर जिसे वी से डिनोट करते हैं, आई और वी के बीच संबंध स्थापित किया, जहां पर आर प्रतिरोध है, ठीक। और इसकी जो इकाई है उसे ओम कहते हैं। क्या होता है? ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? 150 जूल, 100 जूल, 75 जूल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 150 जूल। अगर दिया गया जो आपका द्रव्यमान या m है वो कितना है? 4.0 किलोग्राम। 4.0 किलोग्राम है और इसका प्रारंभिक वेग v1 कितना है? 5 मीटर है। v1 कितना है? 5 मीटर है। अंतिम वेग v2 कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की गति 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने से वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा? वस्तु की गतिज ऊर्जा के। अब गतिज ऊर्जा निकालने कैसे इसको निकालेंगे? तो 1/2 इंटू 4 10⁻² माइनस 5⁻²। इसको सॉल्व करिए तो कार्य यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 माइनस 25, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 जूल। 150 जूल ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? एंटोनी लॉरेट लेवोजियर, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैंडिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण जी, इसकी खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी कैंडिस। हेनरी कैंडिस ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान यानी कि m1 और m2, उनका जो द्रव्यमान m1 है और m2 है के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैंडिस ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा T दिया गया है, जहां Cp इक्वल टू ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर और Cv इक्वल टू ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर है। इसमें पूछा है क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया गया है यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, एनेप्थली आंतरिक ऊर्जा किया गया कार्य H इक्वल टू U प्लस P इंटू V इकाई द्रव्यमान के लिए। आदर्श गैस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा है H इक्वल टू U प्लस P इंटू V और P इंटू V इक्वल टू RT हो जाएगा। तो H इक्वल टू U प्लस RT, ये फार्मूला लगा के इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया गया ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 5, और पूछा है इसमें से कौन सा वो उदाहरण है जो न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। पहला दिया है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी गति शुरू हो जाती है। दूसरा है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। तीसरा है, जब एक बस अचानक शुरू होती
होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। न्यूटन की गति का पहला नियम आपसे पूछा है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यही न्यूटन की गति के पहले नियम को प्रदर्शित करता है। न्यूटन की गति का पहला नियम ये जड़त्व गति कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है और विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, इसे ही न्यूटन के पहला नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही है। घर्षण बल के बारे में पूछा है, अभी तक आपसे न्यूटन का नियम पूछा था, अब घर्षण बल के बारे में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है वह घर्षण जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है तथा स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तीसरा दिया रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें जो सही है वो रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों ही घर्षण बल के प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में जो अंतर है वो ये है कि स्लाइडिंग घर्षण एक सतह से दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग घर्षण जो होता है वह वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है। रोलिंग घर्षण में क्या होता है, लुढ़कती हुई जाती है, और स्लाइडिंग घर्षण में क्या होता है, एक सतह से दूसरे सतह के विरुद्ध लगता है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। वही आपसे दिया है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर करता है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन दिया है सामग्री की घनत्व, सामग्री में आयाम, इलेक्ट्रिक विन्यास, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है, और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में आपको सामग्री का घनत्व, सामग्री का आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीनों दिया हुआ है। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ये क्या करती है, तो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति में एसआई मात्रक को नाम दिया गया, यानी कि एसआई मात्रक जो नाम है ये किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया था। ऑप्शन है वार्न कार्ल हाइजेनबर्ग, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टीन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्हीं के नाम पर एसआई प्रणाली जो है वो एसआई मात्रक का नाम दिया गया है। इनका जन्म 1857 से 57 में और इनकी मृत्यु 1894 में हुई थी। ठीक है, 1857 में इनका जन्म और 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज की, तो इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविज़न और रडार के विकास का रास्ता खोला। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में अनुसंधान और उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजिकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। ठीक, एसआई इकाई हर्ट्ज को नाम इन्हीं के सम्मान में दिया गया था, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि की हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो हर्ट्ज जो है वो ध्वनि की इकाई है। ठीक है, एसआई इकाई है ध्वनि की। और कब ये नाम दिया गया था, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन है आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांक। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटम की ऊर्जा यानी कि ई एच न्यू
द्वारा दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए एक क्वांटम की ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है तो Ehν के द्वारा दी जाती है। H क्या है, जहाँ पर अगर यहाँ बात करें H क्या है तो H प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में रिव्यू मिरर, शीशे की खिड़कियाँ, मेकअप दर्पण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण पूछा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहनों के रियर व्यू मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण यूज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सड़क पर जो परावर्तक लैंप होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है तो वहाँ पे भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। साथ ही साथ वाहनों के रियर व्यू मिरर में भी उत्तल दर्पण होता है। अगर बात करें अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सक द्वारा कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए किया जाता है, यानी कि ENT। अगले वीडियो में, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें ENT का फुल फॉर्म मैंने गलत बता दिया था, वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ENT का फुल फॉर्म होता है ईयर, नोज और थ्रोट। ENT के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके पहले TRE 2.0 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि ENT के डॉक्टर द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ENT के दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण, ENT के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। TRE 2.0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करा रही थी उसमें मुझे ENT का फुल फॉर्म जो है वो मुझसे गलत हो गया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को भी जाके देखिए, जहाँ पे आपके लिए अभी तक जितने भी TRE के एग्ज़ाम हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराए गए हैं। अब जो आपसे करवाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ संभावित क्वेश्चन भी है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, साथ ही साथ जो आपकी BPSC TRE के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रकाशन है जैसे यूथ हो गया और जैसे आपका एक और प्रकाशन आता है बिहार का, क्या नाम है उसका, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रकाशन के बुक हैं सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो वाहनों में मिरर, रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल होता है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, पदार्थ कणों से बना होता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि पदार्थ के संदर्भ के बीच में जितनी भी बातें यहाँ कही हैं तीनों ही सही है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं, पहला भी सही है। दूसरा दिया हुआ है पदार्थ के कण और अणु और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर भी होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो अर्धधातु हैं। क्या वो सिलिकॉन जर्मेनियम है, हाइड्रोजन हीलियम है, कार्बन नाइट्रोजन है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपसे सेमीकंडक्टर पूछा है तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसी को अर्धधातु या सेमीकंडक्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के भी गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे वस्तु, ऐसे धातु, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो उसे सेमीकंडक्टर या फिर अर्धधातु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें सुचालक और कुचालक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों तत्व हैं और ये अर्धचालक हैं, ठीक। इनके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से अर्धचालक हैं, जैसे गैलेनियम हो गया, कैडमियम हो गया, सेलेनाइड हो गया, आर्सेनाइड हो गया, गैलेनियम, आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड, ये सब जो हैं ये भी अर्धचालक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? अब देखिए, परमाणु संख्या, आपको द्रव्यमान संख्या पता है, द्रव्यमान संख्या कितना दिया हो इसको निकालते हैं, हम लोग याद करते हैं। द्रव्यमान संख्या A = होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या।
ए इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 196 दिया हुआ है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया हुआ है। अब आप देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व प्रश्नानुसार आपको जो दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना दिया, 298 दिया हुआ है। ए इक्वल टू 298 और एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 196। एन इक्वल टू कितना दिया है, 196। 298, एक मिनट इसको हटा देते हैं, रुकिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये 298 और n इक्वल टू 196 ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 298 इक्वल टू जेड प्लस 196। जेड क्या है, जेड परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 298 माइनस 196, तो कितना आ जाएगा, 102। अब आपको क्या निकालना था, 102 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। परमाणु संख्या कितनी आ गई, जेड कितना आ गया, 102 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, रेडॉक्स की अपक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन दिया है, ना तो ऑक्सीकरण होता है, ना ही अपचयन होता है। दूसरा दिया केवल अपचयन होता है। तीसरा केवल ऑक्सीकरण होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ठीक है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रेडॉक्स अपक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। जैसे Zn प्लस 2HCl, Zn प्लस 2HCl, ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ये हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लौड़ों का pH होता है 0, 7 से अधिक, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे बात करें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अगर प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाया जाएगा तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर आप इधर जाएंगे तो आपको अम्ल मिलेगा, इधर जाएंगे तो आपको बेस मिलेगा। लेकिन जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये अभिक्रिया को कैसा कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीनीकरण कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो उसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर आरोही क्रम में रखने का प्रयास कीजिए। आपके सामने कुछ तत्व दिए हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीज, Al यानी कि एल्युमिनियम। अब आपको इसको उनके मतलब जो उनके लक्षण हैं, तत्वों के धात्विक लक्षण हैं, उनके आधार पर रखना है। इसको रखने के लिए आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक, N का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 14। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 17। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। और एल्युमिनियम का होता है 13। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। अब इसको आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा 11 यानी कि सोडियम। उसके बाद हो जाएगा आपका सोडियम सबसे पहले किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही सबसे पहले सोडियम दिया हुआ है। तो आगे भी हम मैच कर लेंगे क्योंकि इसमें नन ऑफ का अबव का भी ऑप्शन दिया, हो सकता है एक आध ऑप्शन गलत कर दिया हो। तो हम देखते हैं कि सोडियम का 11 है, फिर मैग्नीशियम का कितना 12, बिल्कुल सही। एल्युमिनियम का 13, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 13, बिल्कुल सही। सिलिकॉन का है 14 और क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 17, क्लोरीन का है 17। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। अगर इसका केमिकल नाम पूछा जाए तो इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ये इसका फार्मूला होता है। इसी को ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और ये जल को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का उपयोग समानता में नहीं किया जाता, यानी कि किस में नहीं किया जाता है? कपड़ा उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट, इसमें पूछा नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है? इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग में से किसी को भी इसका क्लियर हो आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों पर चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है। यह जिप्सम से बना होता है। यह जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो उपयोग हैं वो बहुत से होते हैं, जैसे सांचे एवं मूर्ति के लिए कास्ट और पैटर्न बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सजावट, ढलाई, अग्निरोधक, चाक बनाने, प्लास्टर के जो खिलौने होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसका साइंटिफिक नाम। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ये जिप्सम से बना होता है। अगर ½ H2 की जगह 2H2O होता, CaSO4 × 2H2O, तो ये जिप्सम का फार्मूला हो जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O लग जाता है, आधा 1.5 गुना पानी जो है इससे निकल जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, ठीक। अगला क्वेश्चन, जंगरोधी इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो कार्बन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। कार्बन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहा जो होता है वो उपस्थित, एक मिनट, टंगस्टन जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें टंगस्टन यूज नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश को प्रवाहन करती है। लसिका जो होता है, लिम्फ जो होता है, वो आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, एंजाइम्स का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वसा का। लसिका जो है जिसे लिम्फ कहते हैं, या इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुए और एब्जॉर्ब हुए वसा का परिवहन करती है, फैट का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा निगरानी यानी कि प्रतिरक्षा का भी कार्य और अंतरालीय द्रव्य को हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार एमाइलेज यानी कि स्लैबरी एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है स्टार्च। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन की में तोड़ देता है। इससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुख के अंदर हो जाता है। लार में पाया जाने वाला जो स्लैबरी एमाइलेज होता है इसी को टाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को टाइलिन भी कहा जाता है। या 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं। यहाँ पर स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट दिया होता तो भी आपका जवाब सही हो जाता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले कल के क्वेश्चन ऑफ डे मतलब कल का जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसका जवाब किसने दिया है, उनके नाम और उनके कमेंट को देख लेते हैं एक बार।
आप कहीं जाइएगा नहीं उनके कमेंट को देखने के बाद। अभी और भी क्वेश्चन है, जैसा कि हम सभी को पता है साइंस में 80 क्वेश्चन पूछे, मतलब 40 क्वेश्चन साइंस के और 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पहले सबसे हम उनके कमेंट देख लेते हैं जिन्होंने कल जो है सही जवाब दिया था। ये कल के वीडियो के कमेंट्स हैं आपके सामने, जिसमें कुछ लोगों ने यहाँ पे कोई हैं शरस केमिस्ट्री क्लासेस, इन्होंने साइंस की मेरी पूरी वीडियो देख ली है और बताया है कि मुझे आपने वीडियो के लिए आपका साइंस का पूरा क्लास देख लिया। इन्होंने और वीडियो मांगा था, तो एक और प्लेलिस्ट था साइंस का जिसको मैंने इनको पिन किया है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए राय कौसर करके कोई है, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने मतलब आंसर दिया हुआ है कल के क्वेश्चन का। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोई मैंने घटना पूछी रही होगी, उसके बारे में बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका भी जवाब दिया है। टीवी होता है कुछ इन्होंने बताया है। कोशिका की खोज किसने की थी, क्वेश्चन था 1665 में, इन्होंने बताया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण मतलब ये बताया है। ये इन लोगों का महत्वपूर्ण कमेंट था और जिसको इन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से सही जवाब बताया। इस तरह से अगर आपका भी जवाब सही होता है तो आपके कमेंट को भी अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने कल के जवाब थे, कल के क्वेश्चन के जवाब थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, गुर्दे में, फेफड़े में, छोटी आंत में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। वसा जिसे फैट कहते हैं, इसका जो मुख्यतः पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। प्लेटलेट्स, WBC जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, RBC जिसे रेड रक्त कणिका कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है पूरे शरीर में कौन सा संचारित होता है जो चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ये पूरे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन जो है, अगर आप सही जवाब देते हैं तो अगले वीडियो में आपके कमेंट को आपके नाम के साथ दिखाया जाएगा। क्वेश्चन है, WBC का क्या कार्य है और RBC का क्या कार्य है। WBC जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और RBC जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका कार्य क्या है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट सही होता है, आपका जवाब सही होता है, तो आपके कमेंट को अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, जैसा अभी कल के वीडियो वाले कमेंट को आपको दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। यकृत कोशिका, RBC, WBC, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सी कोशिका है जो अपने आकार को बदलती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, WBC जिसे श्वेत रक्त कोशिका या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसे ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। RBC को एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। ये ल्यूकोसाइड जो होता है ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। इसका कार्य क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित होता है। दिमाग, दिल, गुर्दा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ट। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग हृदय में यानी कि हार्ट में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा भी होता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन शरीर के बाहरी ताप को नियंत्रित कौन करता है, तो कान करता है, ईयर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। वृक्क, यकृत, अग्नाशय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्क जिसे किडनी कहा जाता है या मनुष्य का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जय अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं, मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्क का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, तो ये सेम के बीच के आकार के छोटे छोटे होते हैं और ये 2 होते हैं, ठीक है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में
10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। प्रत्येक ब्रिक यानी 2 ब्रिक है ना, तो एक ब्रिक जो होगा ये 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए किडनी यानी ब्रिक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो नेफ्रॉन है। अगर यहाँ आपसे पूछा है कि मूत्र उत्पादन से खून के अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन कौन करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कौन निकालता है, तो ब्रिक द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मज्जा, मस्तिष्क, पोन्स, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें से वो कौन सा पार्ट है, बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मज्जा। मज्जा शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं करते हैं उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खांसी, छींकना, सांस लेना, हृदय का धड़कन, ये सभी क्या है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरू रज्जु या फिर मज्जा द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेरू रज्जु, बोन मैरो जिसे कहते हैं, या फिर मज्जा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है कैल्शियम फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका की खोज किसने की थी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मृत्यु कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कमेंट सही होता है तो अगले वीडियो में आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह के और क्वेश्चन हम आपके लिए ला सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, गुड़, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी गुड़। दिए गए विकल्पों में जो सबसे प्रचुर मात्रा में आयरन को भंडारित करता है वो होता है गुड़। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि आयरन, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, या आप हमें बताइएगा कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन BC, विटामिन B9, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B9। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन टी को राइबोफ्लोविक एसिड कहा जाता है। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B2 की कमी से राइबोफ्लोविक के कारण त्वचा फटना, आंखों का लाल होना जैसी बीमारी, और स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना जैसी बीमारी होती है स्कर्वी में विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? मलेरिया प्रोटोजोआ, टाइफाइड जीवाणु, टिटनेस जीवाणु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे पूछा है कौन सी बीमारी किसके कारण फैलती है, इसमें से कौन सा सुमेलित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि मलेरिया जो है ये भी प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण मलेरिया फैलता है, और टाइफाइड जो है ये जीवाणु द्वारा फैलता है। टाइफाइड भी किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा फैलता है। बात करें टिटनेस की, तो टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण जो होता है वो टिटनेस होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, बीटी कल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। बात करें सब्जियों की खेती, तो सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर, और आम की क्या दिया है? आम की खेती। एक मिनट, आम की खेती को क्या कहते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आम की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। केसीन एक प्रोटीन है, किस में पाया जाता है? दूध, गाजर, सोयाबीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कैसीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? घेगा, तिल्ली, गौरैया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए घोंघा। एक मिनट, घोंघा जिसे स्नेल कहते हैं, इसमें
लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा मोलस्का संघ में पाया जाता है। मोलस्का संघ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई भी फाइलम हो, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे करवाए गए हैं मेरे द्वारा। अगर आपने नहीं देखा है तो टीजीटी पीजीटी की क्लास में जाकर उसे देखिए। आप टीआरई 4.0 1 to 5 6 to 8 या फिर टीजीपीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो आपको एक बार उन फाइलम वाले क्वेश्चन को भी जरूर देखना है, ठीक है। घोंघा जो होता है ये किस फाइलम से संबंधित है? फाइलम मोलस्का से संबंधित है। इसमें लिंग का निर्धारण जो होता है वो आनुवंशिक रूप से नहीं होता, ये अपना लिंग जो है वो बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? अब अगर आपने फाइलम मोलस्का के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होते तो आपको पता होता इसमें से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मोलस्का में शातपाद नामक कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। मोलस्का क्या होता है? मोलस्का में कौन से जीव पाए जाते हैं? तो वे जीव जो स्वच्छ जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं तथा कुछ स्थलों पर भी निवास करने वाले जीव होते हैं, वो मोलस्का पे पाए जाते हैं। इनका शरीर, सिर और अत्रांग एक मांसल पाद से विभाजित होता है। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, उत्सर्जन ब्रिक के द्वारा होता है। ये एक लिंगी और अंडजन होते हैं, जैसे घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सीपी हो गया जिसे यूनियो कहते हैं, और सेपिया जैसे जो होते हैं ये सब फाइलम मोलस्का में पाए जाते हैं। अब बात करें स्क्यूलोपेंड्रा जिसे सतपाद कहते हैं, ये किस फाइलम का जीव है? तो स्कैलोपेंड्रा या फिर सतपाद ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का जीव है। फाइलम आर्थ्रोपोडा मोलस्का से पहले आता है और जितने भी फाइलम है उसमें सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसमें अनेक प्रकार के कीट आते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, झींगा मछली हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछा जाए तो यही फाइलम आर्थ्रोपोडा ही सबसे बड़ा फाइलम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? फर्न, मर्सिलिया, स्पायरोगायरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।